नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आज है आज है 27 नवंबर। आज 27 नवंबर 2023 और हम न्यूज कवर कर रहे हैं दैनिक जागरण की। दोस्तों, दैनिक जागरण के इम्पोर्टेंस को बता दूं कि दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपीएससी या किसी भी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के लिहाज से, साथ ही साथ जो है इसके वोकैब हिंदी वोकैब के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इसी के मद्देनजर हमने दैनिक जागरण स्टार्ट किया है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दैनिक जागरण को। दैनिक जागरण में उन सारे महत्वपूर्ण कवर को हम न्यूज़ों को कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हो। फ्रंट न्यूज है, अखिल भारतीय सेवा में हो न्यायपालिका में चयन। मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवा से हो न्यायपालिका में चयन। तो अखिल भारतीय सेवा क्या है? तो एक ऐसी संस्था जैसे कि यूपीएससी के माध्यम से आईएएस आईपीएसओं के का सिलेक्शन होता है। जस्ट लाइक कि एक ऐसे कमीशन बनाई जाए जिनके माध्यम से न्यायपालिका का चयन हो, ऐसा जो मुर्मू ने कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को न्यायपालिका में प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। राष्ट्रपति ने कहा कि खर्च और भाषा न्याय चाहने वाले नागरिकों के लिए बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि न्याय तक सभी की पहुंच में सुधार के लिए संपूर्ण प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। मुर्मू ने कहा कि न्यायपालिका का स्थान संवैधानिक ढांचे में अद्वितीय बना हुआ है। विधि विविधता की प्रक्रिया को तेज करने का एक तरीका ऐसी प्रणाली का निर्माण हो सकता है जिसमें योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पृष्ठभूमियों से न्यायाधीशों की भर्ती की जा सके। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करना बेहतर विकल्प हो सकता है। प्रतिभाशाली युवाओं का चयन और उनकी प्रतिभा का निखरने का काम कर सकता है। मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मुझे कई क्षेत्रीय और कई राज्य विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम सहित कई अन्य संस्थानों का दौरा करने का मौका मिला। मुझे कई स्थानों में जाने की जरूरत है। बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं वहाँ के बच्चों के साथ बातचीत करती हूँ। मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ और कई मौकों पर मैंने उनसे पूछा कि क्या बनना चाहते हैं, तो कुछ कहते हैं आईएएस आईपीएस और अन्य कहते हैं कि वे न्यायपालिका में जाना चाहते हैं। अन्य यहाँ न्यायपालिका आसानी से कुछ के लिए कदम उठाने की जरूरत है आसानी से आने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को संविधान दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर भारतीय संविधान निर्माता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में शीर्ष अदालत के कई न्यायाधीशों ने भाग लिया। तो ये आर्टिकल जो है हमारे जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस के लिहाज से इम्पोर्टेंस है। तो इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने जो हमारे राष्ट्रपति ने जो कहा, वे काफी हद तक सही है क्योंकि अभी भी जो कई प्रतिभाएं हैं जो सिविल जज की तैयारी करते हैं या फिर इस सेवा के लिए तैयारी करते हैं, तो उनको अभी किसी परीक्षा के डायरेक्ट जज नहीं बन सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो कैसी संस्था हो जा जिसमें जो कि न केवल गरीब तबका का बल्कि गांव से भी उस पद तक पहुंच सके और अपनी प्रतिभा का सही जगह इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि इस सेवा में आने के लिए कंपटीशन, एक एग्जाम कंडक्ट कराई जाए। उसमें से एक रियल जो संघर्ष करके जमीनी लेवल की हकीकत को जो पहचानते हैं, जो जमीन लेवल के प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं, उनका पहुंच वहां तक हो और सभी तक समान न्याय जो भारतीय संविधान के उद्देश्य है उसकी पूर्ति की जा सके। तो ये आर्टिकल द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी जो है न्यायपालिका में
बहुत सारे सुधार करने बाकी है, क्योंकि लगभग डेढ़ करोड़ जो है पेंडिंग केसेस है, जिसमें से काफी ऐसे पेंडिंग केसेस है जो कि का जो है विचाराधीन मामला है। वे जो है न तो किसी अपराध में संदिग्ध थे, न उन्होंने अपराध किया, फिर भी जो है उनके उनके द्वारा उनके उन पर जो है आरोप लगे हैं, कई आरोप है, झूठा आरोप, जिनको अभी तक केस जो है फाइनल नहीं हुआ। तो अभी काफी सुधार करने बाकी हमारे भारतीय न्यायपालिका को, और सुधार की दरकार है। अ, ये था आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, जो कि एक इम्पोर्टेंस है जीएस पेपर 2 में, जस्टिस और न्यायपालिका। सेकंड जो आर्टिकल है हमारा, ये कुछ हमारा इम्पोर्टेंस है नहीं, फिर मरीजों का अस्पताल में। भारत और ईरान, इसको जीएस पेपर 2 आईआर सेक्शन से भारत और ईरान के संबंध को समझ सकते हैं। चाबहार परियोजना पर हुई चर्चा। पेपर 2 के भारत और ईरान के बीच संबंध। भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर चर्चा की है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने रविवार को तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान, ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन से मुलाकात की। विदेश सचिव ने रणनीतिक चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने, हमास इजरायल संघर्ष से उत्पन्न पश्चिमी एशिया की वर्तमान स्थिति पर ईरानी विदेश मंत्री के साथ चर्चा की। विदेश मंत्री के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा है कि दोनों पक्ष विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। बागची ने एक्स पर कहा कि विदेश सचिव ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय मामलों को चाबहार बंदरगाह सहित कनेक्टिविटी परियोजनाओं परियोजनाओं पर चर्चा की। क्वात्रा तेहरान यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमास और इजरायल के बीच संघर्ष पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच हुई है। तेहरान में विदेश सचिव ने राजनीतिक मामलों के प्रभारी ईरानी उप विदेश विदेश मंत्री अली बाघेरी बघेरी कानी के साथ भारत ईरान फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। दोनों पक्ष ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, इसमें चाबहार बंदरगाह राजनीतिक जुड़ाव, व्यापार और आर्थिक आर्थिक संबंध, क्षमता निर्माण पहल शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान और गाजा सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विमर्श किया गया है। क्वात्रा ने आर्थिक मामलों के प्रभारी ईरानी उप विदेश मंत्री मेहंदी सफारी से भी मुलाकात की। क्यों इम्पोर्टेंस है ईरान का जो पादर बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह है, तो चाबहार बंदरगाह हमारे लिए मिडिल ईस्ट में इंटर करने के लिए गेट के रूप में जाना जाता है। अगर हम डायरेक्ट अरब सागर से जाएं, तो अरब सागर से होते हुए चाबहार ही वह बंदरगाह है जो हमें इंटर करने के लिए गेट प्रदान कर, गेटवे के रूप में हेल्प करता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कौन कौन है? मिडिल ईस्ट में कजाकिस्तान कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और फिर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्री मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं, जो कि एनर्जी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं। तो इस प्लेस तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत की चाबहार बंदरगाह इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए ईरान के साथ भारत का संबंध जो है मधुर होने जरूरी है, ताकि जो है मिडिल ईस्ट से साथ ही साथ जो हमारा जो यूरोप से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जब ईरान का साथ होना जरूरी है। और इसीलिए जो है ईरान के साथ संपर्क न केवल सामरिक बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक भी जरूरी है। भारत ईरान मिलकर कर रहे हैं चाबहार बंदरगाह का विकास। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने में के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, खासकर अफगानिस्तान से इसकी कनेक्टिविटी के लिए भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना पर जोर दे रहा है। चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (INC)
परियोजना के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है। INCTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर की लंबी मल्टी मोड परिवहन रेल परियोजना के माध्यम से जो यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने का जो मुहिम चल रही है, उसमें ईरान का रोल और सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और साउथ जो मिडिल जो ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है, इन सारी कंट्रियों का साथ आना जरूरी है। ये जो है संपर्क बनाए रखना इन सारे कंट्रीज के साथ मधुर संबंध जरूरी है, ताकि व्यापार में और रणनीतिक सामरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, उसमें मददगार साबित हो। भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में अहम भूमिका है। भारत और ईरान की अहम भूमिका हो जाती है भारत की विदेश नीति। ये था जीएस पेपर 2। आईआर से लिंक कर सकते हैं। पहला जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से रिलेट कर सकते हैं। थर्ड अगर बात करें, थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंस आर्टिकल है, ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। फिर लास्ट हम एडिटोरियल पे चलते हैं। एडिटोरियल पे हमारे लिए मजबूरी बनी रेवड़ी संस्कृति। रेवड़ी संस्कृति क्या है? ऐसी संस्कृति जो एक प्रलोभन के माध्यम से वोट बैंक खरीदना चाहती है। ऐसी कल्चर को रेवड़ी संस्कृति कहा जाता है। तो क्या है, इससे जो है जो वोटर का इलेक्शन बिहेवियर, जो भी निर्वाचक होते हैं, उनका इलेक्शन बिहेवियर किन किन चीजों से परिवर्तित होता है। एक तो पैसा से, दूसरा धन बल से, तीसरा जो है जातीयता से, तीसरा जो है चौथा क्षेत्रीयता से। क्षेत्रीयता, जातीयता, धार्मिकता, इन सारी चीजों से फैक्टर्स हैं। किसी भी इलेक्टर जो वोटर होता है, वोट वोट देने वाला होता है, मतदाता होता है, उनके लिए जो है जातीयता, धर्मीयता, क्षेत्रीयता, साथ ही साथ धन बल और आर्थिक बल, ये सारे जो है फैक्टर है जो कि उसकी जो कि इलेक्शन करने के उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार को चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस चुनावी मौसम में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त पेशकश के मामले में होड़ करके राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। चुनाव में रेवड़ियों की इस बारिश के राजनीतिक और आर्थिक दोनों निहितार्थ हैं। साथ ही उन राजनीतिक दलों के दोहरे रवैये को भी जाहिर करता है, जो मुफ्त पेशकश के मामले में दूसरे दलों को तो आईना दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए खुद उनका सहारा लेने से कोई संकोच नहीं करते। तो जो रेवड़ी बांटी जाती है, जो फ्री स्कीम्स दी जाती है, उससे क्या होता है, अगर वह पार्टी रिपीट करी तब भी जो है उसकी रिफॉर्म करने के लिए उसको काफी समय लगता है। जब तक रिफॉर्म कर पाती, फिर इलेक्शन आ जाता है। मतलब एक डेब्ट रीढ़ में, जो ऋण जाल है, उसमें गवर्नमेंट फंसती जाती है। अगर न्यू पार्टी में इलेक्ट होके आती है, चुन कर आती है, तो वो पार्टी भी काफी समय जो है ऋण को, जो पिछली पार्टी ने वादे किए थे, बांटे किए थे, मुफ्त रेवड़ी बांटे थे, उसको फिर फुलफिल करने में, फिर उसको रिफॉर्म करने में काफी वक्त लगता है। इससे जो है विकास के जो लक्ष्य हैं वो बाधित होते हैं, और जो भी संवैधानिक मूल्य हैं उनका उल्लंघन होता है। संविधान के उद्देश्य की पूर्ति में जो है विलंबन होता है। और साथ ही जो भी ग्लोबल टारगेट्स हैं, जैसे कि हमारे जीरो हंगर्स और जीरो एमिशंस और क्लियर एनर्जी जैसे टारगेट हमारे खुले पड़ते हैं। सभी तक रोजगार परक जो समृद्धि है, उसमें आर्थिक व्यवस्था में बाधा पहुंचती। तो ये मुफ्त की रेवड़ी न केवल आर्थिक क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में रेवड़ी क्षेत्र जो इसका इम्पैक्ट है सामाजिक में, सांस्कृतिक में, साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट पड़ता है।
ये जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बांटने से बचना चाहिए और सभी पार्टी को मिलकर एकजुट होकर ये बात को सामने रखना चाहिए कि मुफ्त रेवड़ी की संस्कृति को बंद करना चाहिए और जो भी पार्टी की रियल डिजायर है सर्व करने की, सेवा करने की भावना कर सेवा भावना हो, वही पार्टी इसमें भाग ले और उसको डिसाइड हो कि जो पार्टी अपना इंटेंट सही रखती है वही पार्टी ही इलेक्ट हो। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है पॉलिटिकल हमारे जो इलेक्शंस के नजरिए से। लक्ष्य के करीब पहुंचा जल जीवन मिशन मिशन 2000 लगभग 2014-15 में लागू किया गया। जिस देश में चुनावी वादों को अगले चुनाव तक टालने टालने की परंपरा रही हो, उसी देश में आज हर घर जल नल पहुंच जाने के लिए प्रतिदिन 86,894 कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो इस चमत्कार ही कहा जाएगा। अब तक देश में लगभग 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 13.47 लाख करोड़ अर्थात 70% ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। यह उपलब्धि तब हासिल हुई जब कई राज्य कई राज्य सरकारें जल जीवन मिशन के तहत आवंटित धनराशि का इस्तेमाल पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। उदाहरण के लिए मिशन के तहत केंद्र सरकार की ओर से आवंटित 16,400 चौरासी करोड़ करोड़ रुपए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास पड़े हैं। आजादी के बाद देश में हर चुनाव के दौरान बिजली, सड़क और पानी के वादे किए जाते थे, लेकिन ये वादे कभी पूरे नहीं हुए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर गांव तथा जिले का बिजली पहुंचाने का समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया था। जिस जिस देश में सरकारी योजनाएं अपनी डेट डेट लतीफी के लिए कुविख्यात हो रही हैं, वहां तय समय सीमा से 11 दिन पहले ही देश में हर गांव तक बिजली पहुंचाने के चमत्कार से कम नहीं चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद मोदी सरकार के हर घर को चौबीसों घंटे सातों दिन रोशनी देने की कवायद में जुटी थी। बिजली क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी सुधार का यह नतीजा कि आज बिजली नहीं बल्कि मुफ्त बिजली के चुनावी वादों की होड़ मची हुई। ये सारे मुफ्त बिजली, पानी और जितने भी कृषि कर्ज हैं वे माफ करने की कवायद हर आज पॉलिटिकल कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है ताकि जो ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक क्रिएट किए जा सके और जो है पर जो है जीत हासिल की जा सके। जल जीवन मिशन का इम्पोर्टेंस क्या है? जल जीवन मिशन का इम्पोर्टेंस ये है कि बढ़ती जनसंख्या के लिए सभी तक पर्याप्त मात्रा में पानी की पहुंच साथ ही साथ जो है पानी का दोहन कम से कम किया जा सके ताकि भूजल जल का स्तर है वो बना रहे। साथ ही बढ़ता जल जल प्रदूषण उसको भी रोका जा सके। ये जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट के लिए जो है पानी का सेव रहना, पानी का सुरक्षित होना, पानी का साफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस दिशा में काम करते हुए जल जीवन मिशन एक अतुलनीय अतुलनीय सराहनीय जो है प्रोग्राम्स है। जरूर इसका जो है सफलता भारत की काफी ज्यादा समस्याओं के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। साथ ही साथ जो पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाते हैं जैसे जैसलमेर, राजस्थान के कई जिले जैसलमेर और हनुमानगढ़, ये सारे ऐसे उदाहरण है इसके जहाँ तक जो है जल जीवन मिशन अगर पहुंचती तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और फिर उसकी जीवन गुणवत्ता में जो है सुधार होगा। ये आर्टिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भी जीएस पेपर 1 और 2 दोनों में लिंक करके आप पढ़ सकते हो। कार्यालय में आधी आबादी की भागीदारी, किसी भी कार्यालय में आधी भागीदारी क्या है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी नियामक हाल ही में शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी नियामक एजेंसी अखिल भारतीय तकनीकी
शिक्षा परिषद IRCTC ने इंजीनियरिंग और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में महिलाओं की अहम भागीदारी बढ़ाने के लिए अहम पहल की है। इसके तहत निजी क्षेत्रों से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं प्रोत्साहन करने की एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें 37 घंटे की विशेष प्रशिक्षण दी जाएगी। इसे सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छात्रों कोर्स पूरा करने के बाद कंपनी की इंटर्नशिप और नौकरी की प्राथमिकता मिलेगा। उल्लेखनीय है कि देश भर के इंजीनियरिंग और तकनीक कॉलेजों में इस समय बेहद पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या के मुकाबले करीब 35% फीसदी है, और लेकिन फिर इस क्षेत्र से जुड़े नौकरियों में की हिस्सेदारी केवल 15% है। ये 20% तक ही है, यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी न मिलने के कारण दूसरी संख्या में छात्राएं दूसरे क्षेत्रों में जा रही हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को डेवलप करने की जरूरत है, ऐसे सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत है, ताकि सभी क्षेत्रों का उसका विकास हो सके। के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी क्षेत्र के विकास करने के लिए। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंस आर्टिकल। खेल में कुछ है नहीं, कल T20 जीती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगभग 28 रन से। ये इम्पोर्टेंस होता है हमारा आज का आर्टिकल। हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं कल के सेशन नए वीडियो नए आर्टिकल के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बी मोटिवेट एंड बी कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।